जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की एक ऐसी तस्वीर के बारे में जिसने डिफेंस के गलियारों पे एक बार फिर से चर्चाओं को बढ़ा दिया है। और ये चर्चा है IAC-3 और कैटोबार टेडबीएफ को लेकर के। ये कैटोबार टेडबीएफ क्या है और ये IAC-3 को लेकर के ऐसी कौन सी रिपोर्ट सामने आ गई है जिसने हलचल काफी ज्यादा बढ़ा दी है? क्या वाकई भारत का सुपर कैरियर एक कल्पना नहीं बल्कि एक रियलिटी है? तो इस पर हम बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है टेडबीएफ के बारे में जो आज आपको पहली बार पता चलेंगी, तो शायद अभी तक आपको ना पता हो। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहां पर हम IAC-3 और टेडबीएफ के बारे में बात करेंगे। हम शुरुआत से ही ये कहते आए हैं कि वर्ष 2024 से लेकर के 2030 का जो समय है, ये भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये वो समय है जो ये निर्धारित करेगा कि हम वाकई आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए कितना आगे जा सकते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी ANI की, जहां पर AMCA को क्लियरेंस दिए जाने की बात सामने आई ही थी। लेकिन इसी बीच भारत के रक्षा मंत्री जी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने एक नई डिबेट को ट्रिगर कर दिया है। और वो डिबेट ये है कि क्या अब भारत AMCA के बाद अपना ध्यान ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के कैटोबार वेरिएंट को विकसित करने पर केंद्रित करेगा। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे की कुछ वजह है। आइए जानते हैं वो वजह क्या है। दरअसल हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। और इसने इस डिबेट को ट्रिगर किया है कि भारत का जो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर होगा उसमें हमें ईमेल्स देखने को मिलेंगी। और उत्साह काफी चरम पर है, लेकिन इसके चैलेंजेस क्या हैं इसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। दरअसल इस समय दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च जो सिस्टम है उसको विकसित करने पर लगे हैं। अमेरिका और फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर में ऑलरेडी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और इसे एज अ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी व्यक्त किया जाता है। अब भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये भी इस चीज़ को लेकर के इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट 2021 से ही इस पे अपडेट्स आनी शुरू हुई थी। और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए ईमेल्स का निरीक्षण किया तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर हो गई कि इस प्रोग्राम में जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है इनकी सहभागिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपको बताते चले कि भारतीय नौसेना 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ रही है, जिसमें से पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत ऑलरेडी इंडियन नेवी की सर्विस में है, और दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत जो कि INS विक्रांत की सिस्टर क्लास शिप होगी, इसको बहुत जल्दी विकसित किया जाएगा। लेकिन तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर एक सुपर कैरियर होने वाला है जो कि 65,000 टन वजनी होगा और इसे हम IAC-3 के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर अभी तक हम भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें, चाहे वो INS विक्रमादित्य हो या फिर INS विक्रांत हो, इसमें एक रैंप की सहायता से जो एयरक्राफ्ट है वो टेक ऑफ करते हैं, यानी स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन में ये हमें देखने को मिलते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट अपने फुल इंजन थ्रस्ट के साथ एक रैंप की सहायता से टेक ऑफ करता है और फिर वहां पर लैंड करता है। लेकिन अब जो भारत का इस समय टारगेट है वो ईमेल्स पर आके टिक गया है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम। हालांकि ये सिस्टम कोई कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन नहीं है, बल्कि अभी जब अमेरिका से बात चल रही थी और अमेरिका ने अपना कस्टमाइज ईमेल ऑफर किया था भारत को, तो उसको लेकर के ये कहा गया था कि उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है ये $1 बिलियन से ज़्यादा की होगी और ये भारत के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है या पूरे के पूरे प्रोग्राम में ये एक बर्डन डाल सकता है। तो अब भारत एक नए तरीके के साथ सामने आया है। भारत ने अपनी जो संगत संस्थाएं हैं उनको ये कहा है कि आप स्वदेशी ईमेल्स को विकसित करिए जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल की जा सकें, और इसी के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को यह भरोसा है कि उनके द्वारा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम है ये विकसित किया जा सकता है। हालांकि अगर आप लोग नहीं जानते कि एयरक्राफ्ट कैरियर से एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए किस किस प्रकार के सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है जहाँ पर हमने स्टीम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्सन सिस्टम को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर डिबेट इस चीज़ को लेकर के नहीं है कि भारत इसको विकसित कर पाएगा या नहीं, क्योंकि हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि भारत ये कर सकता है। डिबेट इस चीज़ को लेकर के शुरू हुई है कि क्या टेडबीएफ हमें सिर्फ कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेंगे, क्या टेडबीएफ का सिर्फ कैटोबार वेरिएंट यानी कैटरपिलर लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया जाने वाला जो वेरिएंट है यही हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत है, और भारतीय नौसेना शुरुआत से ये कहती आई है कि INS विक्रांत को टेडबीएफ को ध्यान में रख करके विकसित किया गया है और आने वाले समय में हमारे जो स्वदेशी फाइटर जेट है वही इससे टेक ऑफ करेंगे। हाँ, IAC-3 में निस्संदेह हमें जो कैटोबार वेरिएंट है ये देखने को मिलने वाले हैं,
और एरो इंडिया में हमें ऑफिशियल से बात करते ये चीज़ पता चली थी कि जो टेडबीएफ का कैटोबार वेरिएंट है ये अंडर कंसिडरेशन है और भारतीय नौसेना खुद इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि टेडबीएफ के हमें 2 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि टेडबीएफ में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि इनके डिज़ाइन से संबंधित हैं। अब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आइए ये भी जान लेते हैं। आपको याद होगा एरो इंडिया 2023 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको माडा के नाम से जानते हैं, उन्होंने ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर का एक नया डिजाइन सामने रखा था जो कि काफी बड़े चेंजेस के साथ देखने को मिला था। सबसे बड़ा चेंज इसके नोज कोन में हमें देखने को मिला था, जहां पर हमें इसमें नई डिजाइन में एक राउंडेड नोज कोन देखने को मिलती है जो कि प्रीवियसली जो एंगल्ड और स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड फ्रंटल रेडोम था उसको रिप्लेस करती है। इसके अलावा इसमें जो डिज़ाइन है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। हमें इसमें भी जो लीडिंग एज एक्सटेंशंस हैं ये देखने को मिलते हैं, कैनार्ड्स देखने को मिलते हैं, डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट देखने को मिलते हैं। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये जो राउंडेड नोज कोन रखी गई है एंगल डिजाइन की जगह पर, भले ही ये रेडार क्रॉस सेक्शन को उतना रिड्यूस न कर पाए लेकिन इसके अपने एडवांटेजेस हैं। इससे जो इंटरनल स्पेस है ये काफ़ी अच्छा होगा इक्विपमेंट्स के लिए और एवियोनिक्स के लिए, और ये कस्टमाइजेशंस के बड़े ऑप्शंस को वहाँ पर अलाउ करेगी। और इससे जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ये भी काफ़ी कम आने वाली है अगर हम कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन से इसको कंपेयर करें। हालांकि इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला चैलेंज होगा यहाँ पर एरोडायनामिक परफॉर्मेंस। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि राउंडेड नोज कोन की वजह से जो एयरक्राफ्ट की एरोडायनामिक परफॉर्मेंस है ये प्रभावित हो सकती है, खासकर हाई स्पीड में और जो एक्सट्रीम मनूवरबिलिटी है उस स्थान पे। और जो स्टेल्थ है इसमें भले ही नोज कोन के चलते जो स्टेल्थ है वो उतना ज़्यादा कारगर ना हो या उतना ज़्यादा रेडार क्रॉस सेक्शन को ये रिड्यूस ना कर पाए, लेकिन माना जा रहा है कि इससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर में जो डिज़ाइन चेंजेस किए गए हैं ये उससे उतना ज़्यादा प्रभावित ना करेंगे। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर डिबेट तो बहुत सारी हो सकती है टेडबीएफ की कैपेबिलिटीज को लेकर के, इनके कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के। हालांकि नई डिज़ाइन और पुराने डिज़ाइन से जो इनके स्पेसिफिकेशन है उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि पहले जो डिज़ाइन थी उसमें जो टेडबीएफ का अनफोल्डेड विंग स्पैन था ये 11.2 मीटर्स का था और जो फोल्डेड विंग स्पैन था ये 7.6 मीटर का था। लेकिन जो नई स्पेसिफिकेशन सामने आई है उसमें टेडबीएफ का अनफोल्डेड विंग स्पैन 11.6 मीटर्स का है और जो फोल्डेड विंग स्पैन है ये 8.3 मीटर का है। यानी जो ओवरऑल विंग स्पैन है ये तकरीबन 0.4 मीटर तक बढ़ा है और जो नया विंग एरिया है टेडबीएफ का ये 53.5 स्क्वायर मीटर्स का होने वाला है। वहीं अगर हम एयरक्राफ्ट की लेंथ की बात करें तो पहले इसकी जो रिपोर्टेड लेंथ थी ये 16.3 मीटर्स की थी, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 17 मीटर कर दिया गया है। वहीं एयरक्राफ्ट की जो हाइट है ये सिमिलर होने वाली है यानी 5.65 मीटर्स की। और हथियारों की बात करें तो आप सब जानते हैं कि ये भारत के द्वारा विकसित किए गए सभी प्रकार के जो हथियार हैं उनको कैरी करने में सक्षम है। हालांकि एक और स्पेसिफिकेशन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो है इसका ऑपरेशनल एल्टीट्यूड, जो कि पहले 60,000 फीट था लेकिन जो नई स्पेसिफिकेशन सामने आई है उसमें 55,000 फीट तक बताया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।